हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर परिवर्तन बोधि चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम अपने इस वीडियो में वीडियो री एग्ज़ाम की चर्चा करेंगे, जो कि 26 और 27 तारीख को होना है। उत्तर प्रदेश सरकार का वीडियो का एग्ज़ाम जो कि पहले हो चुका है 2018 में, लेकिन वो किन्हीं कारणों कैंसिल किया गया था। और अब फिर उसका जो है एग्ज़ाम कल और परसों यानी 26 और 27 तारीख में होना है। तो बहुत से बच्चे जिन्होंने भी एग्ज़ाम पहले दिया था वो उनको रीअपियर होने के चांसेस मिले हैं। और कल उनको जो भी कल और परसों जिनका भी एग्ज़ाम है उनको सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं एग्ज़ाम की, ऑल द बेस्ट। और आप सभी लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। और सभी जितने लोग भी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको ये तो पता ही है कि 3 सब्जेक्ट आने हैं, एक रीजनिंग का है, हिंदी का है और जीएस और जीके का जो है पेपर होना है। इसमें मैथ नहीं आती है, इसलिए जो बच्चे मैथ में थोड़ा सा वीक हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा गोल्डन चांस है। 50-50 क्वेश्चन आने हैं तीनों के, यानी कुल टोटल 150 क्वेश्चन आने हैं। और जहाँ तक सवाल है कट ऑफ का, तो अगर आप 70% प्लस हैं, अगर परसेंटेज में 70% क्रॉस कर रहे हैं क्वेश्चंस में, यानी कि 100 क्वेश्चन अगर आप सही कर ले रहे हैं, तो ये बिल्कुल संभावना है कि आप वीडियो का एग्ज़ाम क्लियर कर देंगे। और इस एग्ज़ाम में जो सबसे की पॉइंट है या जो सबसे की रोल निभाएगा जो सब्जेक्ट, वो है हमारा रीजनिंग का सब्जेक्ट। क्योंकि पिछली बार भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जो रीजनिंग का पेपर था वो बहुत ही अनयूजुअल आया था। जैसा कि सामान्य एसएससी का या यूपीपी का या जो पेपर वनडे एग्ज़ाम के होते हैं उनमें जो रीजनिंग का पैटर्न आता है उनसे बहुत डिफरेंट पैटर्न आया था। और सभी ने पेपर देखा भी था, और इधर अभी प्रीवियस ईयर पेपर कर भी रहे होंगे आप लोग, तो उसमें देखे भी होंगे क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन के पैटर्न थे वो थोड़ा सा अलग था। जैसे रीजनिंग तो 2 भागों में पढ़ी जाती है, एक एनालिटिकल एंड नॉन एनालिटिकल जो है रीजनिंग होती है। तो नॉन एनालिटिकल तो आसान होता है, सभी के बस का है, आराम से उसमें ट्रिक्स भी हैं। जैसे कि आपके सामने लिखे हुए नॉन एनालिटिकल चैप्टर्स, कोडिंग डिकोडिंग है या अल्फ़ाबेटिक सीरीज है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है, कोडिंग डिकोडिंग है, रैंकिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है और ब्लड रिलेशन है, डायरेक्शन टेस्ट है। तो ये सब ऐसे चैप्टर हैं जिनको आराम से हम बहुत टफ नहीं है, और इसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास ट्रिक्स हैं, क्वेश्चन आपने लगाए हुए हैं, हर चैप्टर के 100-200 क्वेश्चन अगर लगाए हुए हैं तो बहुत आराम से वो क्वेश्चन आप कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन इधर जितने भी पेपर हो रहे हैं जिन भी एग्ज़ाम्स के, उनमें जो रीजनिंग का पैटर्न है वो इसीलिए थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, और एनालिटिकल पोर्शन यानी विश्लेषणात्मक पोर्शन ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि उसमें व्यक्ति का जो आईक्यू लेवल है उसकी जांच होती है, और आईक्यू लेवल को चेक करने का सबसे बढ़िया साधन है जो एनालिटिकल रीजनिंग होती है वो। अब जैसे एनालिटिकल रीजनिंग आप देख रहे हैं, एनालिटिकल रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, और इसका जो मूल अवधारणा है एनालिटिकल रीजनिंग की, जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपको इसमें कोई खास ट्रिक नहीं है। इसको अपनी बुद्धि लब्धि यानी अपने आईक्यू लेवल से ही इसको करना है, और सही मायने में यही रीजनिंग है। और इसकी कोई पहले से कोई रट के तैयारी नहीं हो सकती है। हाँ, अभ्यास जरूरी है, अभ्यास तो हर चीज़ का जरूरी है, बिना अभ्यास के तो आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसका कोई सेट पैटर्न नहीं होता है, इसको कोई आप रट के नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपकी जनरल नॉलेज यानी कि जो सामान्य ज्ञान है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन कथन और कारण से रिलेटेड होते हैं, यानी कि स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे। अब उनके कई सारे अलग अलग टाइप्स हैं जिनको अभी हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या टाइप हैं जिनको आप करना है इस एनालिटिकल रीजनिंग के क्षेत्र में। और यही क्वेश्चन ज़्यादा आना है। अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो आप समझ लीजिए कि 30 क्वेश्चन तो एनालिटिकल रीजनिंग से ही होंगे। तो अब इसको देखिए कि ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं एनालिटिकल रीजनिंग में, कथन कारण है, कथन तर्क है, कथन पूर्वधारणा है, कथन कार्यवाही है, तो ये सब है। ये एक तरह से लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम, भाषिक क्वेश्चन है, और इनमें बड़े क्वेश्चन होते हैं, पैरा होता है पूरा, उसको पढ़ना पड़ता है और फिर उससे आंसर निकालना होता है। और इसमें आपका ही जो अपना एक आईक्यू लेवल है वही काम आता है, पहले से रटा रटाया ज्ञान बहुत काम नहीं आता है। लेकिन हाँ,
कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर हम ध्यान से देखें तो उनको आप अच्छे से इसमें अप्लाई करके क्वेश्चन थोड़ा सरल हो जाता है। तो उस पर हम थोड़ा सा अभी डिस्कस करेंगे। और जो पेपर होना है उसका जो पैटर्न है वो आपको पता है कि कैसे क्या है, रीजनिंग का, हिंदी का या जीएस का, तो उस पर तो अभी इतनी जल्दी नहीं चर्चा हो सकती है, या सारे टॉपिक्स पर तो क्वेश्चन अभी नहीं कराए जा सकते हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं जिनका हम अभी तुरंत जो है या अगले वीडियो में हम उसके क्वेश्चंस देंगे या उनको कराने के तरीके बताएंगे। जैसे एक आप टॉपिक देख रहे होंगे, न्यायवाद है, सिलॉगिज्म का है, या इनइक्वालिटी है, असमानताएं हैं। इनमें भी स्टेटमेंट होते हैं, कंक्लूजन होते हैं, यानी कि जो कथन आपको दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, उनसे रिलेटेड आपके कंक्लूजन होते हैं, और आपको उन्हीं कथनों के माध्यम से वो उसमें से कौन से कंक्लूजन जो है फॉलो कर रहे हैं, कौन से नहीं फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं पर आपको आंसर देना रहता है। तो इस वीडियो में मैं ये बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप इन कथन को पढ़ के कितनी आसानी से आप जो है इन क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है। आप जब देखोगे, जब स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन दिया होगा, आपको कहीं से लगेगा ही नहीं कि कोई कंक्लूजन गलत भी है। और जो पिछला वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा जो गलत हुए क्वेश्चन वो रीजनिंग के हुए, लोगों के, बच्चों के। हमारे स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी बताया कि हाँ सर, रीजनिंग का जो है काफ़ी गलत हुआ। और चूंकि निगेटिव मार्किंग है तो यहाँ आपको बहुत ध्यान से करना होगा, क्योंकि जब पेपर आसान होता है या सबके रीच का होता है पेपर, यानी सब उस क्वेश्चन की तक पहुंच सकते हैं, उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, तो किसी को वो क्वेश्चन छोड़ने का मन नहीं करता है। सभी सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो मुझसे लगेगा ही, और जरा सा कंफ्यूजन हो जाए तो वो क्वेश्चन सही आंसर बिल्कुल गलत भी हो सकता है। तो इसलिए हमको जो है ये चीज़ थोड़ा ध्यान देनी होगी कि जो एनालिटिकल रीजनिंग है उसमें गलती ना हो। क्योंकि देखिए, जैसे ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, या डायरेक्शन टेस्ट का क्वेश्चन है, या कोडिंग डिकोडिंग है, आ रहा है तो लगेगा, नहीं आ रहा है तो आपका नहीं लगा, या गलती अगर हो गई तब तो कुछ नहीं किया जा सकता है लगाते समय। तो लेकिन इन क्वेश्चनों में, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चनों में, हमको उस जो भी वो क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हम टॉपिक है कथन और कारण। अब रीजन असर्शन बोलते हैं इसको, कथन और कारण बोलते हैं। तो कथन और कारण में आपका कथन दिया रहेगा और उससे एक रीजन दिया रहेगा। अब रीजन का आप सभी लोग जानते हैं, रीजन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के होने के पीछे का रीजन क्या है। जैसे हम कहें कि मानसून आ रहा है और वर्षा हो रही है। अब अच्छी वर्षा कब होगी? जब अच्छा मानसून आएगा। तो अच्छी वर्षा होने के पीछे का रीजन है मानसून होना, ना कि मानसून होने से अच्छी वर्षा हो रही है। वो मानसून आने से तो अच्छी वर्षा हो रही है, लेकिन अच्छी वर्षा हो रही है इसके पीछे का रीजन बन सकता है मानसून का आना। तो ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था, इसको तो आप अभी टॉपिक भी मैं कराऊंगा जो है कथन और कारण जो है क्या है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रीजन और असर्शन के ही आते हैं, कथन और कारण के ही आते हैं। तो इसमें जैसे एक कथन दे दिया, फिर उसके रीजन दे दिए, और जो ऑप्शन होंगे आंसर में उसमें ऐसा होगा ऑप्शन कि ए ऑप्शन होता है कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है, सही एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरा ऑप्शन होता है कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, यानी कि दोनों अलग अलग तो सही हैं लेकिन जो कारण है वो कथन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तीसरा होता है कथन सही है कारण गलत है, या चौथा ऑप्शन होता है कथन गलत है कारण सही है। अब आप एक चीज़ देखिए बहुत ध्यान से कि यहाँ दोनों जो कथन और कारण हैं वो दोनों जानकारियाँ हैं, दो इन्फॉर्मेशंस हैं, और उन इन्फॉर्मेशंस को हमको आना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई विज्ञान का कथन है और उसका एक कारण है, अब पता चला हमको पता ही नहीं है कि दोनों सही हैं, तो फिर वो हम कैसे पता पाएंगे कि वो एक को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखिए इन क्वेश्चनों में जीएस की भी जाँच हो जाती है। जैसे हिस्टोरिकल कोई सेंटेंस दे दिया, उसका रीजन दे दिया, अब हमको उस हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं है तो हम कहाँ से उसका कथन और कारण का क्वेश्चन करेंगे। या कोई भूगोल से रिलेटेड दे दिया कथन, या विज्ञान से रिलेटेड दे दिया, तो ये जिसकी जितनी अच्छी जीएस होती है वो उस क्वेश्चन को उतना ही अच्छे से कर पाता है, क्योंकि कथन और कारण दोनों की जानकारी होती है। बाकी
बस एक तरीका है, अगर आपको पता है कि कथन भी सही है कारण भी सही है, यानी रीजन जो है वो भी सही है, असर्शन जो है जो वो भी सही है, और वो उसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा तरीका ये है कि कथन को पढ़ते हैं और उसके आगे क्योंकि लगाते हैं और फिर कारण को पढ़ते हैं, यानी कि बिकॉज लगा के हम कारण को पढ़ेंगे। अगर वो सटीक बैठ रहा है तो हम कहते हैं कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। या फिर अगर क्योंकि लगाने से बहुत एक्सप्लेन ना हो रहा हो तो पहले कारण पढ़िए, जो कारण है उसको पढ़िए, और कारण के बाद जो है कथन को जब पढ़िए तो वहां पर सो लगा दीजिए, इसलिए लगा दीजिए कि जैसे एक कारण पढ़ा इसलिए फिर कथन पढ़ दीजिए। तो अगर वो दोनों बैठ रहे हैं सही तो फिर ये कहा जाता है कि हाँ कथन भी सही है और कारण उसकी सही व्याख्या कर भी रहा है। लेकिन अगर कथन कारण में से कोई भी एक गलत होता है तो सी और डी ऑप्शन में से होगा, उसको हम सीधे सीधे सी और डी ऑप्शन में से दे सकते हैं। तो ये एक टॉपिक है कथन और कारण का केवल, जो हमने अभी बताया, और ज़्यादा इसको एक्सप्लेन क्वेश्चन के माध्यम से ही होगा, क्योंकि ये तो अभी तो हम बस जस्ट एक टॉपिक के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि कल एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा हिंट इससे मिल जाएगा आपको, या अगर कोई कन्फ्यूज़न होगी क्वेश्चन करने में तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अब जैसे एक टॉपिक है कथन और तर्क, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत आता है, कथन और तर्क और कथन और पूर्वधारणा। और कथन तर्क का मतलब आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, और कथन पूर्वधारणा का मतलब स्टेटमेंट एंड एजम्पशन। अब देखिए तर्क क्या होता है, जैसे जब हम कोई कथन कहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई तर्क होना चाहिए या तर्क होता है। तो इन क्वेश्चनों में एक कथन देगा और कथन के साथ में दो तर्क देगा, एक प्रभावी तर्क और एक निर्बल तर्क, यानी कि एक जो है ठोस हो, प्रभावी हो, स्ट्रांग हो, और दूसरा तर्क होगा वो वीक होगा या निर्बल होगा, उतना ज़्यादा सबल नहीं होगा। अब वहाँ ऑप्शन में ऐसे ही रहता है कि तर्क पहला फॉलो कर रहा है जो कि प्रभावी है, या तर्क दूसरा फॉलो कर रहा है जो कि निष्प्रभावी है या निर्बल है, इस तरह से। तो वहाँ पर यही है कि जैसे कोई सेंटेंस बोला गया, अब उसमें उसके पीछे तर्क रहेगा कि हाँ ये कथन सही है और इसके पीछे का ये तर्क प्रभावी है, दूसरा नहीं ये कथन सही नहीं है, इसके पीछे का तर्क ये है। अब वो आपकी बुद्धिमत्ता से ही क्लियर होगा कि आप उसका जो आर्गुमेंट दिया गया है वो कितना प्रभावी है। अब इसको कोई रटा नहीं सकता है कि हम आपको क्वेश्चन रटा दें। यहाँ पर आप जो कथन पढ़ेंगे उसके पीछे का क्या रीजन है, क्या आर्गुमेंट है, वो दोनों ही आर्गुमेंट आपको बहुत सही से एनालाइज करने पड़ेंगे। कभी कभी क्या होता है कि कोई कथन सही होते के बावजूद भी हमको तर्क नहीं देना पड़ता है, क्योंकि उसका तर्क बहुत ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई कथन सही ही हो तो तर्क उसका हाँ हो ही। तो इसलिए इसके भी क्वेश्चन बहुत एनालाइज करने के बाद ही लगते हैं और टाइम टेकिंग भी होते हैं, हमको बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है और क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं। अब चूँकि नेगेटिव मार्किंग है तो इन क्वेश्चनों को गलत हमको नहीं होने देना है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है एजम्पशन या पूर्व धारणा के क्वेश्चंस जो होते हैं। यहाँ पर पूर्व धारणा का मतलब ये होता है कि जैसे हम अपने आम जनजीवन में जैसे कोई घटना हमने देखी या किसी सेंटेंस के बारे में पढ़ा, या कभी कभी देखिए आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो कोई हेडलाइन लिखी हुई है और उस हेडलाइन को पढ़ते ही आपके दिमाग में एक पूर्व धारणा बन जाती है, ठीक है, कि जैसे कोई क्रिकेटर है वो आउट हो गया। अब जिसको ज़्यादा क्रिकेट के बारे में नहीं नॉलेज है, या जिस क्रिकेटर को जो की न्यूज़ वो दी है कि हाँ एक फला फला क्रिकेटर या एक्स क्रिकेटर ने पिछले 5 मैचों में वो लगातार 10 रन से कम रन बना रहा है। अब जिसको क्रिकेट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, वो यही सोचेगा कि ये प्लेयर जो है वो बहुत ही बेकार प्लेयर है, इसको तुरंत टीम से निकाल देना चाहिए। तो एक पूर्व धारणा ये बन गई, इसी को पूर्व धारणा कहते हैं, यानी कि आप एक तरह से जज कर रहे हैं किसी को। तो वो जो एजम्पशन है, वो जो पूर्व धारणा है, वो क्या सही है या गलत है। अब कोई व्यक्ति दूसरा है, यही हेडलाइन पढ़ा उसने और उसके मन में ये पूर्व धारणा बनी कि नहीं अभी क्रिकेटर तो अच्छा है, पुराना क्रिकेटर है और अभी ठीक है पिछले 5-6 मैचों में वो नहीं रन बना पा रहा है, तो उसको और मौका देना चाहिए। हो सकता है उसको अपने टेक्निक में थोड़ी सुधार करनी चाहिए, या हो सकता है लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से वो अभी ना सही खेल पा रहा हो, या उसकी फॉर्म आउट है इसलिए वो फॉर्म में नहीं है, अभी नहीं खेल पा रहा है, लेकिन अभी उसको टीम से नहीं निकालना चाहिए। तो 2 तरह की पूर्व धारणाएं हुई, ठीक है। अब एक जो
थर्ड पर्सन है जो ये दोनों पूर्व धारणाओं को जिसको देख रहा है। तो एक पूर्व धारणा की यहाँ तुरंत टीम से निकाल देना चाहिए, एक पूर्व धारणा की नहीं, उसको मौका देना चाहिए, उसको अपनी फॉर्म सुधारने का मौका देना चाहिए। तो यहाँ जो ज्यादा पूर्व धारणा जो सही हो रही है वो दूसरी वाली है, क्योंकि वो एक रिनाउंड क्रिकेटर है, वो ऐसा क्रिकेटर है जो अभी फॉर्म में नहीं है। तो यहाँ भी यही है कि हमको अपनी बुद्धिमत्ता से ही उस पूर्व धारणा, दोनों ही पूर्व धारणाएं, जनरली दो पूर्व धारणा दी रहती हैं, एक कथन दिया रहेगा, दो पूर्व धारणाएं दी रहेंगी, ऑप्शंस रहेगा कि क्या पहली पूर्व धारणा सही है या दूसरी पूर्व धारणा सही है, या पहली या दूसरी या दोनों सही हैं। तो इस तरह से जो है ऑप्शंस रहते हैं। तो यहाँ भी हमको जो अपने आईक्यू लेवल है उससे, क्योंकि देखिए जितना व्यवहारिक ज्ञान जिसको होगा इस पेपर में, एनालिटिकल रीजनिंग के पेपर में, वो इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे ढंग से करेगा। सिर्फ किताबी ज्ञान होने से आप नहीं समझ पाएंगे कि किसी की मनोवृत्ति क्या है या कैसा एजम्पशन सही होना चाहिए या कैसा एजम्पशन नहीं सही होना चाहिए। तो ये पूर्व धारणा होती है, यानी कि किसी हेडलाइन को पढ़ने से या किसी कंपनी के विज्ञापन को पढ़ने से या कोई घटना घटित होने से हमारे दिमाग में पहली क्या सूचना आ रही है या पहला क्या अज्यूम हम कर रहे हैं, उसी के बारे में क्वेश्चन होता है। ठीक ऐसे ही एक कार्यवाही का क्वेश्चन होता है, यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन, यानी कि कथन कार्यवाही कह सकते हैं हिंदी में, कि जैसे अगर कोई घटना घटी है या कोई घटना घटित होने वाली है या पास्ट में कोई घटना घट चुकी है, तो उससे रिलेटेड सही एक्शंस क्या क्या होने चाहिए, सही कार्यवाही क्या क्या होनी चाहिए। तो ये कथन और कार्यवाही का चैप्टर होता है, और इसमें भी ये एजम्पशन से ही थोड़ा रिलेटेड है। बस एजम्पशन में क्या है कि हमारे दिमाग में क्या चीज़ उठी, और कार्यवाही में ये है कि घटना घट चुकी है तो हमको क्या सही एक्शन लेना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या एक्शन लेना चाहिए, या कोई सोसाइटी है या कोई भी संस्था है, वो किसी भी कथन के लिए जो भी कथन दिया हो, जिस बारे में भी बहुत सारे ज़्यादातर सोशल इश्यूज़ के बारे में ही कथन दिए जाते हैं इस तरह के, जिसमें कार्यवाही की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी सोशल घटनाएं घट रही हैं उनसे रिलेटेड कोई भी कथन दिया जाता है, जैसे अभी हाल ही में गुजरात में बिपरजॉय नाम का जो है साइक्लोन आया। अब वहाँ सरकार का जो मैनेजमेंट था, एनडीआरएफ का जो मैनेजमेंट था, उससे रिलेटेड क्या कार्रवाइयाँ सही होनी चाहिए, क्या गलत होनी चाहिए, उन पर क्वेश्चन आ सकता है। तो ज़्यादातर जो समसामयिकी वाले विषय हैं या जो करंट अफेयर के विषय हैं, उन्हीं से कथन कार्यवाही या कथन पूर्व धारणाओं के क्वेश्चन आते हैं, और उन्हीं को जो है हम अच्छे से, अगर नॉलेज है, बढ़िया हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, बढ़िया हम जो है हमारा पूर्व ज्ञान अच्छा है, पूर्व ज्ञान जीएस के बारे में अच्छा है, तो हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हैं। अब इनके अलावा जो एक टॉपिक है वो, जैसे जिसको न्यायवाद कहा जाता है, सिलॉगिज्म कहा जाता है, वो उसको दोनों ही पाले में रखा जाता है, यानी कि वो नॉन एनालिटिकल भी एनालिटिकल दोनों में आ जाता है। और इसके कुछ तरीके हैं सिलॉगिज्म को करने के। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ सिलॉगिज्म क्या होता है, न्यायवाद क्या होता है। तो इसमें देखिए कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं, एक से ज़्यादा सेंटेंस होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, या कुछ बिल्ली चीता है, या कुछ चीता बकरी है, इस तरह से, या कुछ आम अमरूद हैं, सभी अमरूद केले हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। या सभी गायक अभिनेता हैं, कुछ अभिनेता खिलाड़ी नहीं हैं, कुछ खिलाड़ी जो है वो क्रिकेटर हैं, इस तरह के क्वेश्चंस कथन हैं ये। और ऐसे ही निष्कर्ष दिए जाते हैं, कंक्लूजन दिए जाते हैं। कि जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, एक कथन मान लीजिए कह रहा है कि सभी गायक अभिनेता हैं, फिर दे रहा है कुछ अभिनेता अच्छे नृत्यकार हैं। अब ये दो तरह का हमको जो है कथन दे दिया। अब उसमें निष्कर्ष दे देगा कि क्या सभी अभिनेता अच्छे नृत्यकार हो सकते हैं, या सभी अभिनेता अच्छे नृत्यकार हैं, या सभी अभिनेता अच्छे नृत्यकार नहीं हैं। यानी कि दो तरह से निष्कर्ष होता है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, पॉजिटिव और निगेटिव। ऐसे ही कथन भी दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। अब इन दोनों कथनों या तीनों कथनों को पढ़ के उनको एक दूसरे से इंटरलिंक करके निष्कर्ष को हमको देखना है कि जो निष्कर्ष दिया हुआ है वो फॉलो कर रहा है या फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये चीजें हमको अभी जो है इस चैप्टर में देखनी होती हैं। सिलॉगिज्म का चैप्टर ना, उसका तरीका है, सिलॉगिज्म को हल करने का तरीका है, एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसको मैं अपने अगले वीडियो में अभी जल्दी, मतलब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो पूरा चैप्टर ही कराऊंगा, उसे क्वेश्चन भी कराऊंगा, उसको आप देख सकते हैं, उसको रिविजन कर सकते हैं, क्योंकि सिलॉगिज्म के भी क्वेश्चन
क्वेश्चन बहुत आते हैं। और इसमें एक वेन डायग्राम होता है, डायग्राम से हम तीनों क्वेश्चनों को इंटरलिंक करते हैं, तीनों कथनों को, 3 कथन ही सामान्यता देता है, तो 3 या 4 कथन भी दे सकता है, तो चारों कथनों को उसको इंटरलिंक किया जाता है वेन डायग्राम के माध्यम से। और जब वेन डायग्राम के माध्यम से हम इंटरलिंक कर लेते हैं तब फिर वो निष्कर्ष भी हमको क्लियर हो जाता है कि कौन कौन से निष्कर्ष फॉलो कर रहे हैं या कौन कौन से निष्कर्ष फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ये एक लंबा चैप्टर है और इसमें थोड़ा सा ट्रिक या थोड़ी सी समझ हम चैप्टर के माध्यम से समझ सकते हैं, तो उसको हम अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे, सिलॉगिज्म का चैप्टर। और यहाँ पर यही था कि जो वीडियो के अभी हमने बताया आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस किस तरह के आने हैं, बाकी तो जो डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, उनमें तो आप आराम से कोई भी नोटबुक से या कोई भी जो भी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट है उनसे प्रैक्टिस करके आप अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। और चूंकि कल ही एग्ज़ाम है तो आज अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, कुछ नया मत पढ़िए, कोई नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी जीएस में पुराना पढ़ा है उनको एक बार रिवाइज कर लीजिए, करंट अफेयर थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, आज बहुत ज़रूरी है करंट अफेयर रिवाइज करना। और रीजनिंग में भी बस एक देख लीजिए, एक सरसरी निगाह में जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं। और आई होप कि सभी का पेपर अच्छा हो, कल का जो है दिन सभी के लिए शुभ हो और अच्छे से पेपर दीजिए। और ऑल द बेस्ट सभी को, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।